नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में और मैं हूं आपका दोस्त नीरज। एक बार फिर से मिड कैप स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। बीच में वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो गए थे, वहां पे एक करेक्शन आया और बहुत सारे जो फ्रॉथी स्टॉक थे जो बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं थे उसमें भी करेक्शन आया, लेकिन अब सेटल हुआ और उसके बाद से मार्केट में जब से हरियाली लौटी है तो एक बार फिर से वहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन क्वालिटी के साथ। ऐसे में क्या जो लोग बहुत दिलचस्पी रखते हैं उनको मिड कैप में ही निवेश करना है, कौन सा फंड बढ़िया हो सकता है, किस तरीके के फंड में पैसे लगाने चाहिए, और मिड कैप में चूंकि आप डायरेक्टली प्ले करेंगे तो आपके लिए हाथ जलने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो बेटर होता है कि आप एक फ़ंड के थ्रू जाएं। तो इसीलिए हमने आज सोचा कि बातचीत की जाए एक्सिस मिड कैप फंड के बारे में, और इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं, सीनियर फंड मैनेजर श्रेयस दिवलकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रेयस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ लोगों ने देखा, निवेशकों ने देखा, तो बहुत चिंतित हो गए थे कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे आगे चीज़ें होंगी, लेकिन नाउ थिंग्स आर सेटल्ड, अभी थोड़ा सा बेटर दिख रही चीज़ें। तो हम लोग फंड पे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे निवेश करना चाहिए, क्या क्या कंपोजिशन, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मार्केट मुझे आपसे समझना है। एज ए फंड मैनेजर आप करंट मार्केट को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक जो क्वेश्चन आ रहा है कि सारे एसेट क्लास एक साथ चल रहे हैं, गोल्ड भी चल रहा है, क्रूड भी चल रहा है, मार्केट भी चल रहा है, फेरस मेटल भी चल रहे हैं, नॉन फेरस भी चल रहे हैं, सब एक साथ चल रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप इस मार्केट को? तो जनरली आप देखेंगे कि जब एक कोरिलेशन होता है तो उसमें डिमांड सप्लाई इज वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया, जिसमें हर असेट क्लास हैज इट्स ओन साइकिल और वो एक थोड़ी कोरिलेटेड हुआ करती है। अभी इन दिस साइकिल, एटलीस्ट इन लास्ट 3 4 5 years, देयर आर 2 3 डिफरेंट थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग, जो चीजें हमें इनकी वजह से वो जो पहले कोरिलेशन है थे वो थोड़े से दिखाई नहीं देते। तो दो चीजें डिफरेंट है इसमें, ये साइकिल में। एक की जियोपॉलिटिकल इश्यूज ग्लोबली, जो थोड़े ज्यादा अभी दिखने में आ रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ होता ही रहता है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन। कोई शिप पे अटैक हो गया, कहीं कोई कंट्री ने दूसरे कंट्री के ऊपर कुछ इंपोर्ट के लिए बैन कर दिया। तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि जिसमें नॉर्मल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, which is the basic of any balanced demand supply, वो उसमें थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है एंड उसके रिपरकशन अलग आना शुरू होते हैं, जो नॉर्मल थियरी में आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज एक है कि इस बार अगेन in most of the developed countries especially, and actually even बाकी की countries में भी, because of pandemic बोलिए या फिर because of growth revival, the debt is getting added up at the country level. तो जैसे आप बहुत बार देखते हो कि डेट टू जीडीपी रेशो ऑफ कंट्रीज उसका बढ़ते जा रहा है, तो एंड स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस का। तो ये चीज अब इसके पहले साइकिल्स में अपने जब जब मार्केट में टेंशन था या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ, तभी क्या था कि रिटेल में असेट क्वालिटी खराब हुई थी, कभी हुआ था कि कॉर्पोरेट का असेट क्वालिटी खराब हुआ था ग्लोबली भी। जैसे यूएस में तो जो हाउसिंग फाइनेंस का रिलेटेड जीएफसी हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि इंडिया में कॉर्पोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट क्वालिटी रिलेटेड इशू है, तो कॉर्पोरेट लेवल इशू थे या फिर रिटेल लेवल इशू थे। इस पर जनरली ग्लोबली कहीं पे भी रिटेल या कॉर्पोरेट लेवल इशू ज्यादा दिखते नहीं, मोर इश्यूज है एक्चुअली कंट्रीज के बैलेंस शीट में, क्योंकि सारे कंट्रीज ने पूरा फिस्कल डेफिसिट बढ़ा के या फिर दे हैव फंडेड इट थ्रू देयर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, एंड दैट्स वेयर उनकी कंडीशंस कंपेयर टू देयर कंडीशंस 5 10 years ago is inferior, and these are two main differences, one is geopolitics and one is this. इसकी वजह से आपको जो हिस्टोरिकल ट्रेंड थे ऑफ मूवमेंट ऑफ वेरियस कमोडिटीज, वेरियस एसेट क्लासेस, वो इस बार थोड़े से अलग दिख रहे। ओके श्रेयस, एक चीज़ और समझाइए, एज ए फंड मैनेजर जब आप मार्केट को देखते हैं तो दो सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी है, चाइना और इंडिया, यूएस। पिछले कुछ समय तक चाइना में बहुत प्रॉब्लम थी और वहाँ कोशिश हो रही थी, अब धीरे धीरे वहाँ पे संकेत आ रहे हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई वहाँ का आया था, इवन यूएस का, वहाँ का और इंडिया का, तीनों का बहुत अच्छा आया। कमोडिटी साइकिल में क्या एक मोमेंटम रिवाइवल आप देख रहे हैं, क्योंकि सारे मेटल्स में तेज़ी है,
गोल्ड और सिल्वर तो छोड़ दीजिए, आप कॉपर देखिए, आप निकल देखिए, आप एचआरसी कॉयल देखिए, सब में एक बड़ी तेज़ी आ रही है। क्या ये कमोडिटी का साइकिल जो बढ़ रहा है, ये एक भारत की कंपनियों के लिए थोड़ा चिंता हो सकता है क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, या नॉर्मल है ये नए सेटअप में ये होना ही है? उसमें से क्या है कि जैसे अमंग ऑल कमोडिटी अगर अब भारत के लिए स्पेशली हम देखें तो क्रूड ऑयल एज अ कमोडिटी बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए। और उसके जो मूवमेंट्स है वो जनरली ज्यादा जियो पॉलिटिकल ओरिएंटेड दिख रहे हैं रेदर देन कहीं डिमांड सप्लाई या पीएमआई रिलेटेड, उसमें ज्यादा उसका बेनिफिट या फिर उसका इम्पैक्ट नहीं दिखा है। इसीलिए क्रूड ऑयल जो हमें भारत को ज्यादा मायने रखता है उसमें मुझे लगता नहीं है कि जियो पॉलिटिकल इश्यूज है वो ही उसको बॉयंट रखेगा। एंड टू दैट एक्सटेंट वी हैव टू बी रिकनसाइल्ड, अपने को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ शायद अगर जब तक जियो पॉलिटिकल इश्यूज रहेंगे तब तक क्रूड का दाम ज्यादा रह सकता है कंपेयर टू डिमांड सप्लाई बेसिक इकोनॉमिक्स। अभी हम अगर बाकी की कमोडिटीज देखेंगे तो हाँ हमें उनका भी थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन जैसे अगर स्टील है तो आयरन ओर अपने इधर है, तो जो कंपनी के ओर्स नहीं है अपने इधर इंडिया में, तो वो कंपनीज का डेफिनेटली और वो कमोडिटीज का इम्पैक्ट अपने कैपेक्स पे आएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी द केस, तो वो उसमें कोई दो बात नहीं है। पर जो कमोडिटी अगर इंपोर्टेड नहीं है तो एक्चुअली our companies also benefit in that scenario. अब जो आपने पीएमआई का एंगल लाया है स्पेशली यूएस एंड चाइना, उसमें अगर कैपेक्स का भी अगर हम बात करें तो कैपेक्स में मेन कैपेक्स कहाँ पे होता है, तो मेन कैपेक्स होता है एक्चुअली पावर सेक्टर में। अब पावर सेक्टर में कैपेक्स सब जगह पे ही उसके बारे में पॉजिटिविटी है कि पावर सेक्टर कैपेक्स होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पे असेट्स पुराने हैं, कई जगह पे रिन्यूएबल की डिमांड है, और तीसरा है कि पावर का डिमांड ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो, डेटा सेंटर की वजह से हो, रिक्वायरमेंट हो, तो पावर का रिक्वायरमेंट ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। एंड देन ऑब्वियसली द एलिवेशन ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड एवरीवेयर। तो वो हिसाब से ये रिलेटेड कैपेक्स जो है और उसका इम्पैक्ट कमोडिटीज पे वो मेरे हिसाब से होता रहेगा। अभी उसके अलावा बाकी के जो कैपेक्स होते हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंड करता है, वहां पे हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी वो रूम कितना है। जैसे अभी चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का और रूम है क्या, तो वो शायद इतना ज्यादा ना हो। पर यूएस में ज्यादा रूम ना हो नहीं होगा, लेकिन उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुराना है वहां पे रिडेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे देन इट बिकम्स अ सेगमेंट स्पेसिफिक, ऐसा एक ब्लैंकेट करने से ज्यादा इसलिए अपने जब कमोडिटी बोला तो इसलिए क्रूड ऑयल का एक अलग हो जाएगा, फिर स्टील का एक अलग हो जाएगा, पावर रिलेटेड कैपेक्स का एक अलग एंगल है, ऑयल एंड गैस का भी एक अपनी ही साइकिल है। तो मोर देन टेकिंग अ व्यू कि चाइना का क्या टर्न अराउंड, यूएस टर्न अराउंड, इट इज बेटर कि हम फोकस करें कि इंडिविजुअल सब सेगमेंट ऑफ कैपेक्स जो जो हो रहे हैं कहाँ पे उधर स्ट्रक्चरल सस्टेनेबल ग्रोथ है और उसका इम्पैक्ट हमारी कंपनीज में क्या हो सकता है। तो आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो एनर्जी बास्केट इंक्लूडिंग कोल और ये सब चीज़ें ये अप साइकिल में है, क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो हमारी कंपनीज हैं या पेट्रोल क्रूड डीजल ऑयल पेट्रोलियम। का जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से वो उनमें बॉयंसी ज्यादा रहेगी। पावर कैपेक्स रिलेटेड जो ओरिएंटेड जो कमोडिटीज रहेगी उसमें भी मेरे हिसाब से वो कैपेक्स चलता रहेगा। शेयर से एक लास्ट क्वेश्चन मार्केट, फिर हम लोग फंड पे आएंगे। हम लोगों ने देखा है पिछले एक आध सालों में या 2 सालों में मार्जिन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए क्योंकि इनपुट कॉस्ट नीचे थी लार्जली। अब भी क्या गोइंग फॉरवर्ड उतना ही मार्जिन कंपनियां कमांड करेंगी या अब थोड़ा कम होगा? मार्जिन अलग अलग सेगमेंट है उसमें, एक सबसे बड़ा है और ये ऑब्जर्वेशन आपका अलग सेक्टर में अलग अलग रहा है। जैसे आप अगर कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनी देखेंगे तो कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज में ऐसी बहुत मार्जिन ज्यादा बड़ी नहीं थी, क्योंकि कमोडिटी प्राइस उधर अगेन पॉइंट थोड़े टाइम से है ही। अगर आप देखेंगे केमिकल कंपनीज, अब केमिकल कंपनी के मार्जिन बढ़े फिर घट गए।
क्योंकि उसमें एक डिमांड सप्लाई मिसमैच हुआ था बिकॉज ऑफ वेरियस सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट की वजह से। तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग साइकिल में जा रहा है उसमें कि मार्जिन बढ़ना या घटना। बट एक ब्रॉड बेस्ड चीज जो है कि मार्जिन्स में आपका कंपनी कौन से रिसीविंग एंड पे है। जैसे अगर आप सर्विस सेक्टर कंपनियां लेंगे तो सर्विस सेक्टर में आपने देखा होगा कि सर्विस सेक्टर इन्फ्लेशन जनरली ज्यादा ही होता है कंपेयर टू एनी अदर इन्फ्लेशन। तो सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड कंपनी की ग्रोथ जब तक अच्छी रहती है 10%, 8%, 12%, तो तब तक उनके मार्जिन में इशू नहीं आता, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन को आप ग्रोथ से काउंटर कर पाते हो। अगर सर्विस सेक्टर कंपनी की ग्रोथ कम होगी, जो आप पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर या वैसे सेक्टर देखोगे, तो सर्विस सेक्टर कंपनी में अगर ग्रोथ कम होती है तो उनके मार्जिन पे इम्पैक्ट आ जाता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो, अगर बैंकिंग सेक्टर में एक नीम की अलग ही साइकिल है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिससे बोलते हैं, तो वो डिस्कशन को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट साइकिल पे ज्यादा डिपेंडेंट है। पर सर्विस सेक्टर में अदरवाइज ग्रोथ के ऊपर मार्जिन बहुत डिपेंड रहेगा। उसके अलावा बाकी के जो सेक्टर्स है जहाँ पे कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जहाँ पे डिमांड सप्लाई मिसमैच में अगर डिमांड के फेवर में मार्केट है तो डिमांड इज मोर देन सप्लाई, वहां पे एक्चुअली मार्जिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे एकदम सिंपल कमोडिटी का एग्जांपल लेते हैं कि रिफाइनिंग, तो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन तो बढ़ते गए क्योंकि डिमांड सप्लाई में रिफाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं आई है। तो डिस्पाइट हायर क्रूड प्राइसेस एक्चुअली जीआरएम्स आर हायर। सो there are multiple such things which plays. It's not only about कि क्रूड प्राइसेस कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गया तो मार्जिन घटना ही है, ऐसा जरूरी नहीं। वो सेगमेंट का डिमांड कितना है, वो सेगमेंट का डिमांड सप्लाई कितना अच्छा है। अब जैसे ऑटो सेगमेंट अगर आप लोगे तो ऑटो में डेफिनेटली बारिंग अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, अभी आप देखेंगे कि देयर आर मेनी कार्स जो वेटिंग लिस्ट पे चलती है एसयूवीज में वगैरह, तो उसमें धीरे धीरे करके कंपनियों का प्राइसिंग पावर ज्यादा दिखना शुरू होगा। पहले भले कंपनी ने सस्ते में डाला होगा क्योंकि पोस्ट कोविड डिमांड नहीं थी, बट उसमें अभी धीरे धीरे करके जहाँ पे प्राइसिंग पावर पॉसिबिलिटी है, इन्वेंट्री ज्यादा होने की, इन्वेंट्री कम होना, स्पेशली अगर एसयूवी कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स कैन बी ऑन इम्प्रूविंग ट्रेंड। बट अगर आप जहाँ पे डिमांड ही नहीं है तो ऑब्वियसली कमोडिटी एड्स टू द प्रेशर एंड इट क्रिएट्स अ मार्जिन प्रॉब्लम। ओके, अलग अलग सेगमेंट में इसका असर अलग अलग देखने को मिलेगा। अब वापस आते हैं हम लोग मिड कैप, एक्सिस मिड कैप फंड के बारे में समझते हैं। तो पहले तो भाई, अब आप कंफर्टेबल हैं मिड कैप में, जो वैल्यूएशन के लिहाज से अब आपको ठीक लग रहा है यहाँ पे मिड कैप? मैं सभी आप देखेंगे मार्केट, अगर मिड कैप का तो मार्केट वैसे उधर ही है, और ऊपर में भी प्रोबेबली अगर मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स एक्चुअली न्यू हाई पे है। तो वैल्यूएशंस जैसे थे वैसे है, ऐसा बोल सकते हैं। उसमें ऑब्वियसली करेक्शन कुछ स्टॉक्स में ज्यादा हुआ, कुछ स्टॉक्स में कम हुआ, विच इज अ नॉर्मल साइकिल, वो होता ही रहता है हमेशा कि करेक्शन कुछ स्टॉक में ज्यादा या कम होता रहता है। तो ऑलवेज अगर आप देखेंगे कि मिड कैप इंडेक्स, तो मिड कैप इंडेक्स अगर वाईटीडी ये कैलेंडर ईयर अगर हम उसका मूवमेंट देखेंगे तो कैलेंडर ईयर मूवमेंट में द इंडेक्स इज अप 9%, राइट। अब वो 9% इंडेक्स अप में देर आर एटलीस्ट देर आर मेनी कंपनीज, एटलीस्ट 30-40 कंपनीज जिनका 20% से ऊपर आपको रिटर्न मिला है, और वाइल एट द सेम टाइम देर आर एटलीस्ट ऑलमोस्ट 30-40 कंपनी जहाँ पे 15% से ज्यादा कंपनी गिरी है। तो वो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर हाँ, तो कुछ सेगमेंट में वैल्यूएशन ज्यादा फेवरेबल हुआ होगा, बट कुछ सेगमेंट में एक्चुअली पहले से ज्यादा हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सेक्टर्स पे बात करेंगे जहां पे निवेश के मौके अभी भी बन सकते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक्सिस मिड कैप फंड की चर्चा में। फायदेमंद फंड में हम लोग बातचीत कर रहे हैं आज इस फंड के बारे में, और हमने अब तक बहुत सारी चीजें डिस्कस की। अब थोड़ा समझते हैं डीप डाउन करके कि कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पे नया पैसा डाला जा सकता है। तो अभी आप क्या कंपोजिशन रख रहे हैं अपने इस फंड में मार्केट कैप के हिसाब से? तो हमारे मिड कैप फंड में मोस्टली थ्रू द साइकिल ऑल्सो आपने देखा होगा कि हमारा ऑलमोस्ट 70s के करीब मिड कैप और स्मॉल कैप होता है।
तो जनरली 70 टू 73 वो रेंज में मिड प्लस स्मॉल कैप एक्सपोजर होगा एंड देन बाकी का लार्ज कैप एक्सपोजर होता है। उसमें भी बहुत सारी लार्ज कैप कंपनीज है, वो एक्चुअली अर्स्ट वाली मिड कैप कंपनीज ही है, क्योंकि मार्केट इतना चला है, कंपनी के मार्केट कैप इतने बड़े हैं कि कुछ कुछ कंपनी जो एक्चुअली पहले मिड कैप थे वो भी सब लार्ज कैप हो गए एंड उसकी वजह से टेक्निकली देयर आर मोर लार्ज कैप्स, बट वो मेरे हिसाब से एक्चुअली अर्स्ट वाली मिड कैप ही है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो मिड कैप में कौन सी थीम आपको सबसे अच्छी लग रही है अभी, जो आपके हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक हो गई है तो उसमें फिर से देखा जा सकता है? सेक्टोरली कौन सी थीम बेस्ट है मिड कैप में? अब मिड कैप की अगर आप सेक्टर देखोगे और अगेन आप बार बार पूछ रहे हो कि वैल्यूएशन वाइज सस्ते हुए, क्योंकि जनरली मैं आपको डेटा पॉइंट दे रहा था कि ऐसे स्टॉक बहुत गिरे नहीं है कि जहां पे हम बोल पाए कि हाँ वैल्यूएशन सस्ते हुए। सो इट्स ऑन गोइंग कि जहाँ पे आप इट्स ऑन गोइंग जहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन से सेक्टर में पॉजिटिविटी है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग सरप्राइजेस, अर्निंग ग्रोथ एटसेट्रा। तो अगर हम मिड कैप सेगमेंट को अगर एक पूरी तरह से देखें तो मिड कैप सेगमेंट में जनरली कौन से सेक्टर्स आते हैं? तो मिड कैप सेगमेंट में बहुत सारे सेक्टर्स में आप देखोगे फाइनेंशियल सर्विसेज है, कैपिटल गुड्स है, ऑटो एंसिलरी आता है क्योंकि ऑटो ओईएम जनरली लार्ज कैप में ही आता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सर्विसेज है एंड देन देयर इज हेल्थ केयर, केमिकल, आईटी, मल्टीपल सब सेगमेंट्स। अब इन सारे सेगमेंट्स में एक ऑब्जर्वेशन है कि जनरली एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड जो कंपनी है उनमें देयर इज अ स्लो डाउन, जो हमने लास्ट एक दो क्वार्टर से लेके एक साल तक देखा है, जो आप आईटी कंपनी में एक साल से देख रहे हो और कैपिटल गुड कंपनी में एक दो क्वार्टर से देख रहे हो। तो जो कंपनीज एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड है और जनरली मिड एंड स्मॉल में कैप में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां ज्यादा रहती है, स्पेशली कैपिटल गुड्स सेगमेंट और ऑटो एंसिलरी सेगमेंट, क्योंकि उनके वो कुछ ना कुछ कंपोनेंट एक्सपोर्ट करते रहते हैं। अब वो सेगमेंट जो है जहाँ पे एक्सपोर्ट है वहां पे मेरे ख्याल से कंपनीज आर फेसिंग ट्रबल एंड वहां पे शायद करेक्शन हुआ ना हो, लेकिन वहां पे एक्चुअली आप देखेंगे कि एक्चुअली स्टॉक कहीं ज्यादा चले नहीं है, स्पेशली ऑटो एंसिलरी स्पेस उस पर ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि अगेन जहां जहां एक्सपोर्ट स्टोरीज है वहां पे वी आर फेसिंग इश्यूज। वहां पे डोमेस्टिक स्टोरीज ने ठीक रिटर्न दिया है लेकिन एक्सपोर्ट ने नहीं दिया। सेम इज द केस विद कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अगेन अगर एक कंपनी में स्टोरी पूरा एक्सपोर्ट्स का बन रहा था, वो आप चाइना +1 की वजह से बोलिए या मेक इन इंडिया की वजह से बोलिए, लेकिन वो एक्सपोर्ट स्टोरीज में थोड़ा थोड़ा हमें दिख रहा है कि बिकॉज ग्लोबल डिमांड स्लोइंग दैट हैज उसकी वजह से इम्पैक्ट अर्निंग में आ रहा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इवन कैपिटल गुड्स कंपनीज में। आपने केमिकल में तो लास्ट ईयर देखा ही है, पूरा केमिकल के पास सारे के सारे अर्निंग्स नीचे आ गए। तो मैं वो सेगमेंट में कॉशियस रहूंगा, पर अच्छे सेगमेंट कौन से कर रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि सिलेक्ट कंज्यूमर नेम्स, जिसमें सिलेक्ट कंज्यूमर नेम्स जहाँ पे हमने देखा कि अर्निंग्स सरप्राइज हुए हैं स्पेशली रिटेल स्पेस में, स्पेशली मिड कैप रिटेल स्पेस में वो चीज पाई गई। और उसके अलावा अगर हम इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी देखेंगे तो उसमें डेफिनेटली कैपिटल गुड्स, डिफेंस, पावर, इनके एसोसिएटेड जो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ओरिएंटेड कंपनीज है उनमें अर्निंग्स आइदर अर्निंग और ऑर्डर बुक, इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो अच्छा रहा है। ओके श्रेयस, रिटेल कंजम्पशन की स्टोरी आपने कहा कि, और वो हम लोगों ने देखा भी सेलेक्ट पॉकेट में बहुत बढ़िया उसने किया, क्या वो अभी और कंटिन्यू करेगी या वो अब लग रहा है कि पीक हो रही है वो रिटेल कंपनीज की स्टोरी, राइट? यस। तो उसमें क्या हो रहा है ना कि जनरली कोई भी आप जब सेक्टर उठाते हो और उसका आउट परफॉर्मेंस अगर देखना है तो उसमें दो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एक की मार्केट ग्रोथ और विच इज जनरली जीडीपी लिंक, रूरल रिकवरी एटसेट्रा एटसेट्रा। और बट उससे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो ज्यादा मायने रखता है कि उसमें राइट टू ग्रो, जिसे बोलते हैं कि वो क्यों ग्रो कर सकती है और कितनी बड़ी रूम है। वो कंपनीज में अगर अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट की अगर उसमें पॉसिबिलिटी है
तो हमने देखा कि वो कंपनियां ने अच्छी ग्रो की। तो रिटेल सेगमेंट में बहुत सारी कंपनी है, जैसे आप ज्वेलरी सेगमेंट देखेंगे, आप एपरल देखिए, ग्रोसरी देखिए। तो मल्टीपल सच सेगमेंट में जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर बड़ा है, उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा नहीं कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्सेस ऑर्गेनाइज, वो पाए ही इतना बड़ा है कि एंड आप अगर जाएंगे तो देयर इज अ चेंजिंग पैटर्न ऑफ परचेज। एक्चुअली अब तक तो परचेज पैटर्न तो घर में बैठ के ऑर्डर करने का भी हो गया, तो ये चेंजिंग पैटर्न ऑफ परचेसेस है। तो इसकी वजह से अलग अलग अपॉर्चुनिटी जो आ रही है, पहले जैसे ग्रोसरी के पास जाना हो, अभी लोगों को सुपरमार्केट में जाना होता है, अभी सिटीज में तो घर में मंगाना होता है। तो ये जो चेंजेस है, उसकी वजह से बहुत सारे रिटेल ओरिएंटेड कंपनीज में हमने देखा है कि कंपनीज हैज डन वेल। एंड ये जो ट्रेंड है वो थोड़ी चलती रहती है, क्योंकि दिस इज नॉट शॉर्ट। इंडिया में इतनी बड़ी कंट्री में बहुत बड़ा स्कोप होता है। अच्छा श्रेयस, मैं देख रहा था कि आपके दो सेक्टर आपके फेवरेट भी हैं और एलोकेशन वाइज भी दिख रहे हैं। एक फाइनेंशियल्स में आप का एलोकेशन काफ़ी है और काफ़ी बुलिश भी है उसमें आप, और दूसरा कैपिटल गुड्स में नया पैसा आपको अगर डालना होगा। क्या ये एक सवाल ये भी है कि कैपिटल फाइनेंस में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो चूँकि साइज ही इतना बड़ा है तो प्रोपोर्शनेटली वो बड़ा हो ही जाता है। अगर नया पैसा आपको डालना तो आप किस में डालेंगे, कैपिटल गुड्स में, फाइनेंशियल्स में, या बिल्कुल प्योरली ये जो कंजम्पशन ड्रिवन डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरीज है? मैं डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन कंपनीज के बारे में ज़्यादा सोचूंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड कंपनी, अगर कैपिटल गुड्स में भी अगर एक्सपोर्ट्स वाला पार्ट है, तो उसमें हमने देखा है कि लास्ट 3 4 5 क्वार्टर से थोड़े एक्सपोर्ट साइड पे हमने थोड़े से इशू पाए हैं। इसीलिए हमारा फोकस अब तक डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पे ही रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट स्टोरीज पे ही रहा है। और एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का आपका ऑब्जर्वेशन सही है कि अगर उसका एक्सपोजर ज्यादा है पर वर्सेस इंडेक्स जिसे बोलते हैं, क्योंकि बेंचमार्क में उसका वेट बहुत ज्यादा है, तो वर्सेस इंडेक्स हमारा एक्चुअली एक्सपोजर कम है उसमें। ओके एक सेक्टर जो जिक्र भी हम लोगों के बीच में आया, फार्मा और उससे जुड़ा हुआ केमिकल, इसमें जो कि बहुत ढेर सारी मिड कैप कंपनियां मिल सकती हैं, मिल भी रही होंगी आपको, लेकिन इसमें आप बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, कम बुलिश हैं, या आपको लगता है कि ये स्टोरी अब रिवाइव, क्योंकि यूएस में भी कई सारे चेंजेस हुए, कल भी खबरें आ रही थी कि बाइडेन साहब बहुत नाराज़ हो रहे हैं कि फार्मा सेक्टर में दिक्कतें हैं वहाँ पे, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ाई है और अब वो उसको करेक्ट कर रहे हैं। फार्मा सेक्टर आपको लगता है ठीक नया पैसा डालना चाहिए इसमें? फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक पूरे लॉन्ग टर्म, यानी उसमें जिसे बोलते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन रिसेट, उसमें एक्सपेक्टेशन रिसेट एक लंबे टाइम ड्यूरेशन में हो गया है कि 10 साल पहले आप देखेंगे कि एक एक्सपेक्टेशन था कि ये बस इंडिया स्टोरी है, यहाँ से सब ग्रो ही होगा और देयर इज अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी एज सच। तो वहां से लेके देयर आर ट्रबल्स, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ, और एक्चुअली बहुत सारी कंपनियां ने तो अपने यूएस प्लान कर्टेल भी कर लिए, यूएस में जाने के प्लान। तो हेल्थ केयर, अगर आप फार्मास्यूटिकल स्टोरी देखेंगे तो उसमें 2 पार्ट आते हैं, एक है कि इंडिया फार्मास्यूटिकल, दूसरा है फॉरेन फार्मास्यूटिकल, दैट इज एक्सपोर्ट स्टोरी। और एक्चुअली अगर हमारा हेल्थ केयर एक्सपोजर देखोगे तो उसमें हॉस्पिटल एक्सपोजर्स भी है, इट्स नॉट ओनली अबाउट फार्मास्यूटिकल्स पर से। तो एक्सपोर्ट फार्मा जो जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, वो पार्ट में यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। वहां पे आपको ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा प्राइसिंग अभी बढ़ते ही जाएगा, तो वैसा सिनारियो अभी तक आया नहीं है। पर उसमें इंडिविजुअली देयर आर सम कंपनीज जो अच्छा कर सकती है और कर रही है। और मिड कैप सेगमेंट भी की अगर हम खासकर बातें करें, तो मिड कैप सेगमेंट में बहुत सारे जो फार्मा कंपनीज है वो मोस्टली आप पाओगे कि वो डोमेस्टिक फोकस्ड है, उसमें डोमेस्टिक फोकस साइजेबल है वो कंपनी में। डोमेस्टिक फार्मा इज डूइंग वेल, उसमें तो ग्रोथ इज, एंड एक्चुअली स्पेशली इन करंट कॉन्टेक्स्ट इट इज ग्रोइंग फास्टर देन एफएमसीजी इंडस्ट्री, सो दैट इज अ गुड न्यूज देयर। सो दिस इज, तो हम एक्चुअली फार्मास्यूटिकल सेक्टर को इस तरह से देखें। अच्छा, चूंकि फार्मा के अंदर एक आपने बात किया कि हॉस्पिटल्स और ये सब भी हैं, इसमें एक बीच में कोर्ट ऑर्डर आया था कि प्राइसिंग को लेकर के कि उसको यूनिफॉर्म बनाया जाए, बहुत, क्या वो आपको लगता है कि उसका कोई इम्पैक्ट होगा? अभी ऑब्वियसली रेगुलेटरी चीज है, उसमें हमें देखना पड़ेगा। आई थिंक अभी नेक्स्ट वीक उसके बारे में देयर आर सम डेडलाइंस, सो लेट्स सी हाउ इट शेप्स अप।
पर क्या कर भी पाएंगे ये? आपको लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इसको आप यूनिफॉर्मिटी ले आए एक साथ? कैसे पॉसिबल है कि जो प्राइस मुंबई में है वही प्राइस किसी छोटे से शहर में भी सेम हो? लगता है ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? आपका ऑब्जर्वेशन सही है। इसमें करने के लिए कॉस्ट प्लस भी देख सकते हैं। उसमें देयर आर मल्टीपल वे, जैसे आपने एनएलईएम में देखा था, अगेन इट इज नॉट सेम थिंग, बट आपने फार्मास्यूटिकल में देखा होगा कि जिसमें कॉस्ट प्लस फिर इन्फ्लेशन लिंक, ऐसा करके देयर आर वेरियस वेज दे केम आउट विद दैट। एंड विद द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया, डिस्पाइट दैट द फार्मास्यूटिकल सेक्टर का आपने रिटर्न्स देखने होंगे, फिर भी थोड़े टाइम के लिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर नहीं चला, पर उसके बाद विद द बेसिक अंडरलाइन ग्रोथ स्टोरी द sector has done well. So there are multiple ways one can do it. So instead of guessing, let's now wait. I think for एक week में या 2 week में उसके बारे में full development तो आ ही जाएगी। हाँ, एक्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोगों ने देखा है जब अफोर्डेबल हाउसिंग की बात होती है तो मुंबई का अफोर्डेबल और किसी लखनऊ का अफोर्डेबल या किसी नासिक का अफोर्डेबल बहुत डिफरेंस हो जाता है। उसको एक यूनिफॉर्मिटी में लाना बहुत चैलेंजिंग है। आई थिंक कि इस पर आप सही कह रहे हैं कि 1-2 हफ्ते रुकना चाहिए कि कैसे ये होगा भी कि नहीं होगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत शुक्रिया श्रेयस हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में हमसे बातचीत करने के लिए और ये इंसाइट देने के लिए कि मिड कैप में अभी भी बहुत ऑप्शंस हैं। अगर अच्छे आप जैसे फंड मैनेजर्स के थ्रू अगर कोई निवेश करना चाहे तो इसलिए हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की कि मिड कैप स्पेस में जो इतना खबरों में था अभी हाल फिलहाल में, उसमें बहुत सारे मौके हो सकते हैं। श्रेयस बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर एक और नए फंड और नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही।